बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट वर्ल्ड कप के लीग मैचेस हो गए हैं कंप्लीट। 2 दिन का रेस्ट था। कल पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, जिसमें न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया मध्य मुकाबले होंगे। और ये सूरत हाल देखने के काबिल होगी, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड इंडिया से पहले जहां पर जीता 2019 के वर्ल्ड कप में, कुछ बदले वगैरह लेना उनके बाकी हैं। इस पर बात करें। उसके बाद जी पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी में, कोचिंग स्टाफ में ये तमाम सूरत हाल जो है, और हमने देखा कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसको भी फारिग कर दिया गया। ये सारी सूरत हाल जानी आकिब कुरैशी, जो कि इस वक्त पीसीबी हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे। फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान भट्ट साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। अहमद सईद साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। आकिब कुरैशी से ही आगाज करते हैं। आकिब, सारा दिन आपने ये सूरत हाल देखी पीसीबी हेडक्वार्टर के बाहर। आज बहुत सी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा। ज़का अशरफ साहब से हमने देखा कि बहुत सी फुटेजेस आई, जिसमें एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो ज़का अशरफ साहब से मिल रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ मिले हैं, सोहेल तनवीर मिले हैं, यूनुस खान मिले हैं, दीगर। क्या सारा दिन आज रात आप एक्सप्लेन करें, उसके बाद फिर हम भट्ट साहब से जानते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। थैंक यू सो मच। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सारा मामला था, एक दिन के बाद ही भूचाल यहाँ पर बर्पा कर दिया गया है। सबसे पहले यूनुस खान जो कि साबिक कप्तान थे, वो यहाँ पर पहुंचे। ज़का अशरफ से उन्होंने मुलाकात की और हमारे ज़राए के मुताबिक जो है एक उनको अच्छी किस्म की ऑफ़र की गई है कि पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में आप एक आला ओहदे पे आएँ। और उसके लिए यूनुस खान जो है वक्त मांग लिया उन्होंने कि मैं ज़रा सोच के बताऊंगा। उसके बाद जो बड़ी डेवलपमेंट आज हुई वो ये हुई कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ साहब ने जो अबूरी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थी उसको फारिग कर दिया। और उसके अंदर जो 3 मेंबर थे वो थे तौसीफ अहमद, जिनको हाल ही में अबूरी चेयरमैन बनाया था इंजमामुल हक के इस्तीफे के बाद। उनके साथ तौसीफ हैदर साहब थे, वसीम हैदर साहब थे और उसके साथ वजाहतुल्लाह वास्ती साहब थे। इन तीनों को मुश्तमिल जो सिलेक्शन कमेटी थी वो फारिग हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं है। ज़राए के मुताबिक जो है 2 दिन के अंदर अंदर ज़का अशरफ साहब जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी के नामों का ऐलान करेंगे। और सोर्सेस यही बताते हैं कि कोई साबिक क्रिकेटर्स जो है, साबिक क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बनाया जाएगा और कुछ साबिक क्रिकेटर को उसी सरबराही के अंदर काम करना पड़ेगा। आज जो मुलाकातें हुई हैं उनमें यूनुस खान की मुलाकात सबसे बड़ी थी, क्योंकि वो एक नो डाउट बहुत बड़ा नाम है यूनुस खान, और उनकी पाकिस्तान की खिदमत भी बहुत ज़्यादा हैं। उनके साथ जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं पंजाब के, निगरान वहाब रियाज, वो भी मुलाकात के लिए पहुंचे। उसके साथ मोहम्मद हफीज़ पहुंचे, जो कि बड़े इंटरेस्टिंग मुलाकात थी। जो हाल ही में टेक्निकल कमेटी से नाराज़ होकर जो है उन्होंने छोड़ दिया था कि मेरी बात को जो है वैल्यू नहीं दी जा रही, तो वो भी आज मुलाकात में शामिल थे। फिर सोहेल तनवीर जो कि फास्ट बॉलर थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो भी मुलाकात में शामिल थे। तो इस तरह 4 फास्ट बॉलर ने जो है आज मुलाकात की है और उन्होंने अपनी राय दी है। और हमारे सोर्सेस यही बताते हैं कि चारों ने यही कहा है कि इस वक्त बाबर आजम को छेड़ना गलती होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के टूर में टाइम बहुत कम है। इसलिए बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखा जाए, उनको ही ऑस्ट्रेलिया के टूर में रखा जाए, ताकि जो है टीम में जो है ज़्यादा बदमज़गी ना हो। उसके साथ बड़ी एक और इंटरेस्टिंग ये बात हुई है कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने कल बाबर आजम को तलब कर लिया। अब बाबर आजम को अकेले तलब किया है, जबकि मिकी आर्थर और रेहानुल हक जो कि टीम मैनेजर हैं, उनको भी उनके हमारे सोर्सेज के मुताबिक जो है तलब किया गया। और ये तीनों जो हैं, बाबर आजम, टीम मैनेजर रेहानुल हक और टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर, ये तीनों जो हैं एशिया कप की परफॉर्मेंस और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पर एक तवील किस्म की जो है रिपोर्ट पेश करेंगे ज़का अशरफ को। और उस रिपोर्ट की रोशनी में ज़का अशरफ साहब जो है कुछ अहम फैसले करेंगे और ये फैसले भी कुछ साबिक क्रिकेटर से मशवरों के बाद होंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ हम अपने व्यूवर्स को बता दें कि 17 नवंबर को ज़का अशरफ साहब जो हैं इंडिया जा रहे हैं आईसीसी के इजलास में। उनके साथ जो यहाँ पे सीईओ हैं सलमान नसीर साहब, वो भी होंगे। यहाँ पर हमने एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, यूनुस खान पीसीबी के अंदर हेडक्वार्टर के अंदर बैठे हुए थे और जो ज़का अशरफ साहब हैं उनको सलमान नसीर लेके नेशनल क्रिकेट अकेडमी ठीक चले है गए, आकिब, स्टेप जहाँ बाय से स्टेप चलते हैं। जरा सलमान भट्ट साहब से अब बात करते हैं। यूनुस खान के हवाले से मजीद भी डिटेल्स आपसे लेंगे, साथ ही रहें आप हमारे। भट्ट साहब, यूनुस खान अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। इससे कबल हमने देखा कि बैटिंग कोच के फ्राइज भी सर अंजाम दे चुके हैं। यूनुस खान खासा वसी तजर्बा भी रखते हैं। अभी हमने देखा कि जो अमेरिका में 2009 के T20 वर्ल्ड चैंपियन जो बने और वो पूरी टीम को बुलाया गया, वहां पर अभी बुलाया जाना है, उस हवाले से कल तकरीब भी हुई कराची में। ये सारी सूरत हाल है, खासा वसी तजर्बा जिस तरह से मैंने कहा रखते हैं। अगर ये उनको अहम जिम्मेदारी मिलती है हेड कोच की, आप समझते हैं मिल सकती है इससे ज्यादा अहम जिम्मेदारी, और टीम के लिए क्या हो सकती देखें, अगर वो हेड कोच आते हैं या वो बैटिंग कोच आते हैं या जिस भी कैपेसिटी में वो खुद से सिलेक्ट करते हैं कि उन्होंने क्या आना है, बहरहाल वो एक तजर्बेकार और कामयाब प्लेयर रहे हैं अपने एरा के। और
अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली कुछ अच्छी चीजें जो हैं वो प्लेयर्स को उनके साथ मिल सकती हैं, और ये वो चीजें होंगी क्योंकि जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उन्होंने खुद से रखा हुआ है, करके जिंदगी में दिखाया हुआ है। तो ये पॉसिबली अगर हम उनके करियर को देखें और उनकी कामयाबियों को देखें तो ही कैन बी समवन हु कैन बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर चिल्ड्रन, और जो आपके पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं। इसी तरह जो आपने बाकी नाम लिए वो भी अच्छे जाने माने क्रिकेटर्स हैं। वहाब रियाज जो है वो आप बेहतरीन फास्ट बॉलर रहे हैं, पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट खेले, सारी दुनिया में क्रिकेट खेले, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। हफीज जो है वो भी बहुत क्रिकेट खेले हुए हैं। आई डोंट नो उनके जहन में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन ये सभी लोग जो हैं ये काफी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और इन्फ्लुएंशियल से मुराद एक्सपीरियंस लोग हैं, और क्रिकेट का वसी तक तजर्बा रखते हैं बहुत सारी जगहों पर। तो अगर इनमें ओहदे और अच्छी जिम्मेदारियां मिलती हैं तो व्हाई नॉट, ये आई वुड विश ऑल द बेस्ट टू देम, और इनसे उम्मीद होगी कि ये मिकी आर्थरों और इधर उधर जो खब्बे सज्जे से इन्होंने पकड़े हैं ये उनसे बहुत बेहतर ऑप्शन होनी चाहिए। और अगर कल को नहीं होती इसका मतलब ये नहीं है, आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें अपने लोगों की। आप अगर कोई भी इन लोगों को जिम्मेदारी लेते हैं तो उसका टाइम फ्रेम बड़ा करें। उससे देखिए आप पाकिस्तान की किसी भी टीम को बना लें, ये नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया जाके वो 3-0 जीत जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो भी आपने डिसीजन लेना है वो इस अफर्मेटिव मतलब इस तरह का लेना है कि भैया ये साल 1.5 साल बाद रिव्यू होगा। ऐसा नहीं है कि सीरीज टू सीरीज। अब आप ऑस्ट्रेलिया पहले ही अगर किसी को टूर करा देंगे तो वो तो कोई भी हो बेचारा, वो उधर मुश्किल का शिकार रहेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में देखना है जो लड़के 8 साल से पाकिस्तान खेल रहे हैं, 4 साल से कप्तान है, 3 साल पहले कोचिंग की, 8 महीने से कोई बंदा अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो एक टोवर की किस तरह जिम्मेदारी डाल देंगे। और उनको अभी ना बदला जाए तो क्या मतलब है? अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो बिल्कुल ना बदला जाए, और अगर समझते हैं कि उनकी बहुत सारी गलतियां हैं और 3-4 साल उनको दे दिया टाइम, और देन इट इज अबाउट टाइम टू मूव फॉरवर्ड। सो टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन मेरिट रादर देन के अभी नहीं तो अब नहीं तो तब नहीं और कब नहीं। बिल्कुल। अच्छा आकिब, जिस तरह से अभी मिकी की बात की भट्ट साहब ने, अब मिकी ऑर्थर भी मेरा ख्याल 16 तारीख को पाकिस्तान आ रहे हैं, ये भी जरा कंफर्म कर दें। और सेकंडली जिस तरह से मॉर्कल ने रिजाइन किया है तो मिकी के बारे में भी कुछ खबरें थी कि शायद उनके साथ जो 1-2 और कोचेज हैं वो इकट्ठे ही बोरिया बिस्तर गोल करके तो वो भी शायद रिजाइन करके चले जाए। तो अब जो कल मुलाकात होने जा रही है इसके हवाले से क्या खबरें हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट होने जा रही है? आया मिकी ऑर्थर रिजाइन करने जा रहे हैं या उनसे पीसीबी एक्सक्यूज करने जा रहा है? देखिए हमजा, मिकी आर्थर का मामला जो है मैं समझता हूँ मॉर्ने मॉर्कल से डिफरेंट है, क्योंकि मिकी आर्थर को ये ऑल अथॉरिटी लेके आए थे और ये सारी टीम उनकी बनाई गई है। जो मॉर्ने मॉर्कल थे, एंड्रयू प्यूटिक थे, ग्रैंट ब्रैडमैन थे, ये उनकी बनाई गई टीम थी। अब कल जब मिकी आर्थर ने लाहौर पहुंचना है, दुबई अभी में है, तो रात को वहां से निकलेंगे। कल जहां ज़कात अशरफ के साथ मुलाकात करेंगे तो उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी, जो हमारे ज़राए ने बताया है, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जो एशिया कप में और वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस है उस पर रिपोर्ट देंगे, और उनके साथ जो टीम मैनेजर रेहानुल हक वो भी साथ होंगे और वो रिपोर्ट पेश करेंगे। मैं यूनुस खान की आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, यूनुस खान का ट्रैक रिकॉर्ड, बेशक वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और उनका नो डाउट उनकी खिदमात को कभी नहीं बुलाया जा सकता। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, अपने व्यूवर्स को हम बताते चलें कि ये नहीं भूलना चाहिए कि माजी में यूनुस खान के काफ़ी मसले मसाइल रहे थे। उनकी जब बात नहीं मानी गई थी वो नाराज़ होकर कोचिंग स्टाफ में कोचिंग छोड़ गए थे, और उन्होंने एक क्लियर कट कहा था कि अगर मुझे मेरी मर्जी की टीम मिलेगी तो मैं कोचिंग करूंगा, अदरवाइज मैं ये ओहदा नहीं ले सकता। तो अब ये जो आज मुलाकात हुई है और जो सोर्सेस ये बता रहे हैं कि यूनुस खान को एक बड़ा ओहदा मिलने वाला है, इस पे सवाल ये उठता है जिस पे सलमान भाई भी जो है हमें अच्छे एलैबोरेट कर सकते हैं कि क्या यूनुस खान अपनी शराइत पर आएंगे या क्या यूनुस खान पीसीबी की शराइत पर आएंगे, क्योंकि यूनुस खान का जिस तरह का एटीट्यूड है वो बड़ा एक सवालिया निशान है कि अगर तो वो ठीक है। आखिर यही बात हम भट्ट साहब से जान लेते हैं। भट्ट साहब, ना सिर्फ यूनुस खान का ये मसला है बल्कि हमने देखा कि मोहम्मद हफीज भी इससे कबल इसी तरह से स्टेप डाउन कर गए थे कि उनकी बात नहीं मानी जाती। यूनुस खान के साथ भी यही मसला रहा। तो हम देखते हैं कि गोरे कोचेस जब आते हैं तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आते हैं, पैसों के अंबार लगा दिए जाते हैं, उन पर बारिश की जाती है और बातें भी उन्हीं की मानी जाती है, जबकि अपने कोचेस जो हैं कंपैरेटिवली कम पैसे भी लेते हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानी जाती। अगर वो कोई अच्छी सजेशन देते हैं तो ये जो स्टाफ है, ये जो एक लॉबी है, ये उनकी बात नहीं मानने देते। तो आप समझते हैं अब अगर किसी को जिम्मेदारी मिलती है तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर आए और उनकी बात मानी जाए, जो कि सही बात हो। देखिए ऑब्वियसली अगर आपने किसी को एक जिम्मेदारी या एक टास्क देना है तो एक पीरियड ऑफ टाइम में फिर आप उसकी डिसीजन मेकिंग पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के कहें कि 3 साल में ये तुम्हारा टारगेट है और फिर उसके बीच में 3 साल का उसे बताएं तुम ऐसे करो, नहीं तुम ऐसे करो, वो फिर एंटायरिटी में उसका जिम्मेदार नहीं हो सकता कभी भी। तो अगर आप ये चाहते हैं
कि कोई बंदा जिम्मेदारी ले और उसको प्रॉपरली उसको घुमाए, तो फिर आपको ट्रस्ट भी करना है जिसको आपने जिम्मेदारी दी है। ठीक है। अच्छा अहमद सईद साहब, हमने देखा जिस तरह यूनुस खान इससे कबल भी पाकिस्तान के बैटिंग कोच रहे हैं, इनके टेन्योर में कोई याद पड़ता है आपको कि पाकिस्तान ने कोई डोमिनेंट सीरीज खेली हो इस तरह से जिसमें पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेला हो बड़ी टीम्स के खिलाफ, जिसकी बेस पर अब यूनुस खान क्लेम कर सकते हैं कि मैंने पहले भी बहुत काम किया है, मैं इस टीम को चला सकता हूं, मैं इतनी कैपेसिटी रखता हूं कि सारे लड़कों को एक यूनिटी बनाकर साथ लेकर चल सकता हूं। अच्छा, इससे पहले जो आकिब ने जो भी यूनुस खान के बारे में बात की, इसमें एक बात और भी ऐड कर लीजिए कि यूनुस खान के बारे में ज़ाहिर है ये भी बहुत मशहूर है, जो उनके साथ फेलो क्रिकेटर्स खेल चुके हैं, वो ये कहते हैं कि यूनुस खान जो है अपने डिसीजन मेकिंग में भी थोड़े सख्त हैं और थोड़े रिजिड से हो जाते हैं कभी कभी, जिसकी वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। यूनुस खान के साथ साथ जो भट्ट साहब ने उसकी बात की है ना, प्रोसेस की, डिसीजन मेकिंग की, मैं इसमें एक छोटा सा जो है वो ऐड करता चलूँ कि हम अगर ये देखें कि इस वर्ल्ड कप की जो कामयाब 3 टीमें हैं, जो 4 टीमें फाइनल में पहुंची हैं, उनकी ही अगर आप उस प्रोसेस को देखें जिस प्रोसेस के थ्रू वो टीम लेकर आए हैं, मेज़बान इंडिया की टीम जो है, इंडिया की टीम ने 2019 से लेकर 2023 के जो 4 साल हैं, इनमें 66 ओडीआई मैचेस खेले हैं। इन 66 ओडीआई मैचेस में इन्होंने 4 साल के दौरान 50 डिफरेंट प्लेयर्स को इस्तेमाल किया है, लेकिन जब उन्हें उनके 24 प्लेयर मिल गए, वो जो एक सेट प्लेयर्स का तैयार करना होता है वो मिल गए, तो उसके बाद 2023 का जो साल है उसमें उन्हें उन प्लेयर के साथ ही मैच खेले। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कोचिंग स्टाफ, ये भट्ट साहब इसके ऊपर पहले ही बात कर चुके हैं कि राहुल द्रविड़ जो है वो 10 साल से मुख्तलिफ कोचिंग की जिम्मेदारियां जो है वो अदा करते आ रहे हैं। तो कोचेज जो है वो तो उस वक्त तक कामयाब हो ही नहीं सकते जब तक आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो यूनुस खान को लाएं, मोहम्मद हफीज को लाएं, इंजमामुल हक को लाएं, जिसको मर्जी लाएं, जब तक आपका ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस स्ट्रांग नहीं होगा, उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो टेम्पररी जिम्मेदारियों के ऊपर आके आपको परमानेंट जो है वो दे जाए, परफॉर्म कर जाए, और ये सारा सूरत हाल है। आकिब जरा ये भी बताएं कि अब जो पूरी सिलेक्शन कमेटी थी उसको फारिग कर दिया गया है। अब हमने देखा कि कैंप लगने में 20 तारीख को मेरे ख्याल कैंप लग जाना है, 2 दिसंबर को पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करना है और फिर टेस्ट सीरीज का आगाज होना है। अब चूंकि जो सिलेक्शन कमेटी है वो खत्म कर दी गई है, नई टीम हायर करनी है अभी सिलेक्शन कमेटी की, उसमें कौन कौन से नाम ज़ेर गौर हैं, और फिर आते ही उन्होंने बड़े बड़े डिसीजन भी लेने हैं, डिसीजन आया लेने हैं या फिर जो बनी बनाई चीज है उसी को साथ लेके चलना पड़ेगा, इस बारे क्या खबर है? देखिए हमजा, सिलेक्शन कमेटी की जो बात करें ना, वहाँ पर तो अभी मैं आपको बताऊं कि जो सभी क्रिकेटर्स ने कुछ मिलना भी है। अभी इस वक्त एनसीए में जो है पीएसएल के रिलेटेड जो है इजलास जारी है, जहाँ पर पीएसएल की सारी फ्रेंचाइज के मालकान भी वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा। अभी आने वाले दिनों में कल या परसों मुश्ताक अहमद ने भी मिलना है, मोहम्मद यूसुफ ने भी मिलना है, आकिब जवेद ने भी मिलना है, उमर गुल ने भी मिलना है, जिनका नाम बॉलिंग कोच में आ रहा है। तो किसी एक सीनियर खिलाड़ी का नाम तो कुर्रा निकलेगा सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के लिए, लेकिन देखना यह होगा कि उन्होंने जो उनकी जो पहली असाइनमेंट होगी वो है दौरा ऑस्ट्रेलिया, जहां पर हमारे बड़े बड़े नाम आज तक कभी नहीं जीत सके, और जो रियलिटी है इस चीज को मानना पड़ेगा कि हमारे बड़े नाम कभी नहीं जीत सके। तो बड़ा मुश्किल एक फैसला होगा सिलेक्शन कमेटी का। इसमें मैं शाहिद अफरीदी का नाम जो है ऐड करना भूल गया हूँ। शाहिद अफरीदी साहब की थर्सडे को, जुमेरात को ज़का अशरफ के साथ हमारे सोर्सेज के मुताबिक जो है मुलाकात शेड्यूल है, तो शाहिद अफरीदी के साथ दूसरी मुलाकात होगी, वो भी कुछ देना चाहेंगे। हमने पहले भी देखा जिसने पिछले प्रेस रिलीज में शाहिद अफरीदी को कहा था कि आप जूनियर लेवल पर काम करें, तो आया क्या उस जूनियर लेवल पर काम करने के लिए वो राजी होते हैं या नहीं। लेकिन हमारे सोर्सेज के मुताबिक कुछ जो कायदे आज़म ट्रॉफी के डोमेस्टिक परफॉर्मर हैं हमारे, जिसमें हमारे साहबजादा फरहान टॉप स्कोरर हैं, साइम अयूब ने जिसना के 4 मैचेस खेले और वो टॉप 5 में पहुंचे हुए हैं, उनकी शमूलियत का जो है यहाँ पर नाम लिया जा रहा है कि उनको जो है ऑस्ट्रेलिया के टूर में लगाया जाए। फिर वही बात आ जाएगी जो अभी थोड़ी देर पहले सलमान भाई ने की कि ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल टूर पे आप एक नौजवान को जो है टेस्ट करने के लिए भेज देंगे और अल्लाह ना करे वो वहाँ पे नाकाम हो जाए, तो फिर सारा मलबा उस पर आ जाएगा। देखें हमने तो उसको मौका दिया और वो नाकाम हो गया। अगर हम साइम अयूब की बात करें तो वो जिस तरह का सीपीएल खेला है, जिस तरह का अभी नेशनल वनडे कप खेल रहा है और कायदे आज़म ट्रॉफी में जिस तरह की खेल रहा है, तो उसकी सलाहियत से तो किसी को इनकार नहीं है। लेकिन फिर वही सलमान भाई वाली बात आ जाती है कि इतने मुश्किल टूर में आप अगर एक नौजवान बल्लेबाज को चांस देंगे और वो नाकाम हो गया वहां पर, तो सारा मलबा कौन लेगा? क्या चीफ सिलेक्टर साहब लेंगे, क्या क्रिकेट बोर्ड लेगा, या सारा मलबा जो बली का बकरा है वो साइम अयूब को या नौजवान क्रिकेटर को डाला जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको मेंशन ये कर दूं कि मशावरत का सिलसिला तो जारी है साबिक क्रिकेटर से, लेकिन क्या ये मशावरत का सिलसिला ही रहेगा या इस पे कोई इंप्लीमेंटेशन भी होगा? क्योंकि हमने ये देखा है कि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम जो कि पॉइंट्स टेबल पर 7वें नंबर पर फिनिश किया है, उन्होंने किसी किस्म का क्रिकेट बोर्ड का बयान नहीं आया और उन्होंने वर्ल्ड कप में से 9 लड़कों को रेस्ट करवा के नई टीम
करवा दी और वो इस वक्त प्रैक्टिस जारी कर रही है, जबकि हमारे पीसीबी में अभी मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी ठीक है। उनका तो चलो फौरी बात वेस्ट इंडीज का टूर है, लेकिन हमारा एक टफ टूर ये है कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है। बट सब क्या समझते हैं, अगर नया कोई तजर्बा किया जाता है, आप इस वक्त नेशनल कप कवर कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, वहां पर आपने लड़कों को डेफिनेटली देखा है, गहरी नजर रखे हुए हैं, बट वुड यू सजेस्ट कि अगर जरूरत पड़ती है तो उन यंग लैड्स में से ऐसा कौन सा नाम है जो कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल में परफॉर्म करने की कोशिश कर सकता है, एटलीस्ट पॉजिटिव वे में जा सकता है? ऐसा कोई नाम आपके ज़हन में है? देखिए, आपके डेफिनेटली टैलेंट होगा। जिन लोगों ने रन किए हैं, जो लड़के अच्छा खेल रहे हैं, उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि स्क्वायर ऑफ द विकेट कौन अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर को, पेस एंड बाउंस को कौन अच्छा खेलता है, उसमें है कुछ लड़के। लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया टूर इज नॉट द बेंचमार्क टू स्टार्ट विद। आप उधर जाएंगे, वो एफटीपी का हिस्सा है, आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को भी यूज करें। अगर कोई एक्सेप्शनल लड़का रन कर रहा है और स्क्वायर ऑफ द विकेट वो स्ट्रांग है, आप उसको साथ भेज सकते हैं, लेकिन इस तरह ना भेजिएगा कि वो उसका आखिरी टूर हो। एक जैसे अभी आकिब ने बात की कि वो कोई कामयाब जगह नहीं रही पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर के लिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वहां पे बच्चा जो भी हमारी टीम जाएगी उनको ये पता हो कि अभी हमारी क्रिकेट स्टार्ट हो रही है, ये नहीं कि मेक और ब्रेक है। क्योंकि अब आपने नए लोगों पर जिम्मेदारी डालनी है, जिसको भी आपने लाना है। और जो पिछले हैं वो भी कोई बूढ़े नहीं हो गए, ऐसा नहीं होने लगा कि वो सारे बाहर हो जाएंगे। जाहिर है उसमें भी जिन्होंने अच्छा किया है, या चलो एक आध सीरीज अगर किसी की खराब होती है, दैट डज नॉट मीन कि वो बंदा बाहर हो जाता है। तो आपने इसमें बैलेंस ढूंढना है। बाकी जो आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, अभी तो आपने की हैं 16 टीमें, तो 16 टीमों में से जो वो 6 स्कैटर हुई हैं और बाकी नए आप लाए हैं, उन लड़कों को 2-3 साल लगेंगे बनने में। ये वो जनरेशन गैप है जो स्पोर्ट्स फ्लिक्स में 2 साल से हम बात कर रहे हैं, पिछले सिस्टम की वजह से पड़ा था। तो अभी जब ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट होगी, 8 टीम की मजीद टैलेंट आपके सामने आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया टूर में आप कोई मेजर चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन जो पॉलिसी वाइज चेंज है, लेट्स से आप स्पोर्ट्स स्टाफ की बात करते हैं, अगर आप कप्तान का डिसीजन लेते हैं, अगर आप वाइस कप्तान का डिसीजन लेते हैं, वो लेने का टाइम है, लेकिन उसका सिर्फ ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया टूर नहीं, उसका कम से कम 2 से 3 साल का टेन्योर होना चाहिए। बिल्कुल, फिर जाके चीजें बनेंगी और बिल्डअप होगी, ताकि एक जो कप्तान अगर आता है तो वो अपने अकॉर्डिंग टीम बिल्ड कर सके। ऑल्दो टीम जो है हमारे पास प्लेयर्स वही हैं जो कि एक का पिछले 3-4 साल से मुसलसल चलते आ रहे हैं। बार बार जिक्र किया जा रहा है अहमद सईद साहब, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑल्दो मुश्किल है, बड़े बड़े नाम जिस तरह साकिब ने कहा कि नाकाम हुए। लास्ट टाइम मेरे ख्याल 1995-96 में टूर हुआ था पाकिस्तान। वो सीरीज तो 2-1 से हार गया था, लेकिन वो टेस्ट मैच हमने जीता था सिडनी में, जिसमें मुश्ताक अहमद जो हैं वो मैन ऑफ द मैच हुए थे, और इजाज़ अहमद जो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे, ओपनिंग भी करते रहे, उन्होंने 137 रन की इनिंग्स खेली थी फर्स्ट इनिंग में। उसके बाद जो पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को अवे टेस्ट मैच में शिकस्त दी, वो उससे 15 साल के बाद 2010 में हुआ था, जब पाकिस्तान की टीम ने लीड्स में खेले जाने वाले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। और उस पाकिस्तानी टीम की क़यादत भी जो है वो सलमान बट साहब कर रहे थे। तो उनसे मेरा ख्याल है यही भी जान लेना चाहिए कि उस वक्त उन्होंने किस तरह से लड़कों को बैकअप किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने के लिए, और वहाँ की कंडीशंस जो है उनसे किस तरह से जो है उन्होंने किस तरह से लड़कों को हौसला अफजाई दी, किस तरह से बैकअप किया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का गेम सीरीज जो है वो हमेशा मुश्किल होती है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, वो ऑस्ट्रेलिया में हो, वो किसी अवे ग्राउंड पर खेली जाए। बट साहब 1-1 से ड्रॉ हुई थी वो सीरीज, कप्तानी के फ्राइज आप सर अंजाम दे रहे थे, जिस तरह से अहमद ने बताया, तो किस तरह से लड़कों को लेकर साथ चले? ऑल्दो आप भी तब नए नए कप्तान थे, उतना वास्ट एक्सपीरियंस नहीं था, एज अ प्लेयर तो ठीक है, लेकिन कप्तानी का प्रेशर एक अलग से होता है, जो कि बाबर आजम कहते हैं मेरे पास कोई प्रेशर नहीं, ऑल्दो होता कहीं ना कहीं है। तो किस तरह से लड़कों को बैकअप किया, साथ लेकर चले, और जहां पर जीतना मुश्किल होता है वहां पर 1-1 से एटलीस्ट ड्रॉ तो हुई सी। जहां पर जीतना मुश्किल होता है वहां पर बट साहब की कप्तानी में पाकिस्तान ने 33 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 88 पर ऑल आउट कर दिया। मुझे याद है जी। बट साहब देखिए, बात यह है कि आप यंगस्टर्स के साथ भी जाएं और आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ भी जाएं। एज ए लीडर आपने 2 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो किसी के जहन में किसी वक्त ये नहीं आना चाहिए कि हम यहाँ से जीत नहीं सकते। ये एब्सोल्युटली ये किलिंग थॉट है, ये आपके पूरे प्रोसेस को इफेक्ट करती है। आपके जिस्म के एक हिस्से में और दिमाग में एक ही मैसेज होना चाहिए कि हम इनको हरा सकते हैं, हम इनको हरा सकते हैं, और आपकी बिलीफ ही होनी चाहिए कि ये हमें ऐसे नहीं हरा सकते, ये हम ही बुरा खेलेंगे तो कुछ होगा। और नंबर 2 बात है कि अपने आप को आजाद रखें, इस रिजल्ट की फिक्र से आजाद रखना आपने, कि अगर हम नहीं जीते तो क्या होगा, कुछ नहीं होता, टीमें हारती हैं। द एफर्ट इज व्हाट काउंट्स। जब आप लड़ते हैं तो लोगों को नजर आता है, जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं तो लोगों को नजर आता है, लेकिन जब आप लोगों से गलत वादे करते हैं और उसके बाद आप डिलीवर नहीं कर पाते, सिर्फ वक्ती तौर पे आप लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए उनसे गलत वादे करते हैं, दैट इज वेयर उनका एतमाद टूटता है और वो आपको ट्रस्ट नहीं करते।
तो यहाँ पर बिल्कुल। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अपने प्लेयर को इजी रखें, उनका बिलीफ सिस्टम भी बिल्ड करना है और उनकी कैपेसिटी भी बिल्ड करनी है। जब मेरी आप बात करें 2010 की, तो वहां पर 6 लड़के थे जो पहली दफा सीरीज खेल रहे थे, ठीक है। तो हमें याद है कि पहले दिन टेस्ट मैच के जो हमने रिंग बनाया था उसके अंदर ये बात हुई थी कि ये हम इनसे ऐसे नहीं हारेंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि हम जिधर हारने हैं, हमने अपनी एबिलिटी पे क्रिकेट खेलनी है और हमने फिक्र नहीं करनी रिजल्ट की। बिल्कुल सही, ठीक है। और उसके बाद अल्लाह पाक ने हमारी मदद की, 2 दुनिया के बेहतरीन बॉलर जो थे 3 वो हमारी टीम में थे। बैटिंग में जो है आप लीड्स का मैच निकाल के देख लीजिए, हमने छोटी छोटी पार्टनरशिप्स बिल्ड की थी। अजहर था, इमरान फरद था, माई सेल्फ, बाकी उमर अमीन था, उमर अकमल था, कामरान अकमल था, तो सारा यंग लैड्स थे। तो उसमें आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, मेंटली उनको एनेबल करना है कि जहाँ पे दे बिलीव के हम इनको हरा सकते हैं। अच्छा बट साहब, फौरी तौर पर मेरे ज़हन में आया, आपने अभी उमर अकमल का नाम लिया है, तो उमर अकमल इस वक्त पाकिस्तान कप खेल रहे हैं, कुछ फिटनेस के मसाइल तो उन्हें हैं, तो आप समझते हैं, वैसे उन्होंने 1-2 चक्कर भी लगाए पीसीबी हेडक्वार्टर्स के, कुछ मुलाकातें भी की बड़ी इंपॉर्टेंट, तो आप समझते हैं कि उमर अकमल का दोबारा चांस बन सकता है? देखिए, उमर अकमल के हाथ में है, अपने आप को सुपर फिट करना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो जिस मर्जी जिम जा सकते हैं, जिस मर्जी ग्राउंड जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, और जब वो अपने आप को फिट करेंगे तो हर बंदा देख के कहेगा यार उमर अकमल तो तब्दील हो गए, क्या बात है। और दूसरी बात जो उनकी है वो है कि वो मैचेस खेल रहे हैं, उनको वो रन करें, तो क्यों नहीं सिलेक्ट होंगे, जरूर उसके जितना टैलेंट बड़े कम लोगों में है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन ही नीड्स टू शो समथिंग एंड दैट इज कमिटमेंट विद फिटनेस एंड रन्स ऑन द बोर्ड। ये 2 चीजें उसने करनी है, उसके अलावा जो है आप कुछ भी एज अ प्लेयर कैरी नहीं करते। ये 2 चीजें आपकी सब देखते हैं, एक आपकी कमिटमेंट, दूसरा आपकी परफॉर्मेंस। ये 2 चीजें आगे रखते हैं, क्यों नहीं खेल सकता वो। एग्जैक्टली, तो पॉजिटिव रहना है और आपको साबित करना है कि वो परफॉर्म यकीनी तौर पर कर सकते हैं, पहले भी किया है। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं, डिस्कशन हमारी जारी है। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कुछ तब्दीलियां सामने आ रही हैं, सिलेक्शन कमेटी के हवाले से कप्तान को चेंज करने की खबरें सामने आई हैं, और ये सूरत-ए-हाल बनी हुई है क्योंकि आगे आने वाला टूर जो है वो काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया का टूर है, 3 मैचेस खेलने हैं, टेस्ट मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें अब कप्तान को चेंज करने की बातें हो रही हैं। आकिब कुरैशी पीसीबी हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि अब मजीद वहां पर कौन कौन सी मुलाकातें इस वक्त जारी हैं और क्या सूरत-ए-हाल बनी हुई है। आकिब, यूनुस खान के बारे में आपने बता दिया, लेकिन आज जो साथ वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज मिले हैं, सुहेल तनवीर मिले हैं, इन तमाम को भी कोई ओहदा देने की ऑफर की गई है या फिर ये वैसे ही अपनी सजेशन देने के लिए, ऑनेस्ट सजेशन देने के लिए वहां पर मौजूद थे? क्योंकि मोहम्मद हफीज ने कहा था कि जब भी मेरी ऑनेस्ट सजेशन चाहिए हो, आई विल बी देयर फॉर यू। देखिए हमजा, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कहा, सबसे जो इंटरेस्टिंग मुलाकात थी मेरे नज़दीक वो मोहम्मद हफीज़ की थी, क्योंकि वो ज़का अशरफ के दौर में ही वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने टेक्निकल कमेटी छोड़ दी थी और यही कहा था कि मेरी बात नहीं मानी गई। अब उनको दोबारा बुलाया गया है, क्या उनको कोई ओहदा मिलेगा या क्या वो सिर्फ मशवरा देने आएंगे, ये तो आने वाला दिन बताएगा। जबकि वहाब रियाज और सुहेल तनवीर की बात करें तो उनको सिर्फ एज मशवरे के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वहाब रियाज की इस वक्त ड्यूटीज़ जो हैं वो आपको पता है वो हुकूमत के साथ हैं, निगरान हुकूमत के साथ हैं। सुहेल तनवीर की जो है उनको सिर्फ मशवरा के लिए बुलाया गया था। तो जो आज 4 क्रिकेटर्स की मुलाकात हुई उसमें से सिर्फ यूनुस खान जो है वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, मैनेजमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त भी अभी भी जो है पीसीबी में, मैं अभी ड्यूरिंग ब्रेक भी देख रहा था, पीसीबी में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं। मेरे से कुछ ही दूर नेशनल क्रिकेट अकेडमी है जहां पर PSL 9 के हवाले से जो है वो एक इजलास चल रहा है। ज़का अशरफ साहब जो हैं इस वक्त वहां पे मौजूद हैं, जबकि क्रिकेटर्स जो हैं वो यहां से निकल चुके हैं। तो जो मूवमेंट चल रही है वो तो मैंने आपको बता दी है। साथ अभी कुछ देर पहले मेरे एक यहाँ पर साबिक जो है मेंबर सिलेक्शन कमेटी, उनसे बात हुई। ज़राए के मुताबिक मैंने उनसे पूछा कि आप ये सिलेक्शन का डायलेमा क्या है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन कौन जा सकता है, तो उन्होंने मुझसे एक लफ्ज़ कहा बड़ा छोटा सा कि यार हम बॉलिंग साइड की वजह से बड़े परेशान हैं। तो यकीनन उनकी परेशानी बिल्कुल बजा भी है और मेरिट पे बनती है, क्योंकि अगर हम फिंगर टिप्स पे देखें तो सिर्फ शाहीन अफरीदी ही वाहिद बॉलर हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए रेड बॉल क्रिकेट में अभी तक कंफर्म नजर आ रहे हैं। चूंकि हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं, नसीम शाह जो है वो इंजर्ड हुए हैं, तो इसके बाद जो है हसन अली जो है वो हमारे पास चॉइस मान रहे हैं। और उसके साथ एक और भी नाम लिया जा रहा है ज़राए के मुताबिक, वो है आमिर जमाल का। अच्छा। जो कि हसन अली टाइप ही प्लेयर है, ऑलराउंडर टाइप है।
तो उनको देखना होगा कि रेड बॉल क्रिकेट में, क्योंकि कायदे आजम ट्रॉफी में वो खेले हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, उनका बॉल रिवर्स भी होता है। तो अब देख जो बॉलिंग की सारा बॉलिंग अटैक किसको बनाना है, ये सिलेक्शन कमेटी का जो है मामला बड़ा ख़राब हुआ है। तो 1 से 2 दिन जो है पीसीबी में काफ़ी मुलाकातें होंगी। कल जिसने आपको बताया, कल मुश्ताक अहमद से भी मुलाकात शेड्यूल है, मोहम्मद यूसुफ से भी मुलाकात होगी, आकिब जवेद से भी मुलाकात होगी, फिर सकलैन मुश्ताक का भी नाम लिया जा रहा है कि सकलैन मुश्ताक को बुलाया जाएगा, क्योंकि वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे। क्या उनको फिर दोबारा से दिया जाएगा? तो ये अभी 1-2 दिनों में जो है सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। ताहम मुलाकातों का सिलसिला जो है वो 2 से 3 मजीद रोज जारी रहेगा, जब तक सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान का ऐलान नहीं किया जाता। तो ये साबिक क्रिकेटर जो है मशवरा इनसे राय तलब की जाएगी। लेकिन फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी, क्या ये मशवरे सिर्फ मशावरत तक ही महदूद रहेंगे, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतनी करीज या इतनी पावर है कि वो इन मशवरों को होगा या फिर नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी अहमद साहब। अच्छा आकिब साहब, ये बताइएगा कि वर्ल्ड कप से पहले जो ये कहा जा रहा था कि नसीम शाह जो है वो टीम का हिस्सा होंगे, नसीम शाह की इंजरी की क्या कैफियत है, वो कब तक अवेलेबल हो जाएंगे? देखें, नसीम शाह की इंजरी के बारे में मेरे कल जो है उनके बड़े भाई से बातचीत हो रही थी कि उनका रीहैब चल रहा है, और पीसीबी के मुताबिक जो है उनका रीहैब चल रहा है, लेकिन वो भी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो कम बैक कर सकें। सही। उनका कम बैक माइट भी पॉसिबल जो है पीएसएल में हो सकता है। पीएसएल से पहले उनके चांसेस मैं कहता हूँ 0% है। वो ठीक है उनका जी, आना पीएसएल जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है और उसमें कम बैक करना अब काफी हद तक आसान हो गया। खैर लीग क्रिकेट के वाले से तो बात करेंगे ही, बट सब जिस तरह से अभी आकिब ने चीजें बताई हैं फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के वाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ शाहीन अफरीदी ऐसे नाम हैं जो कंफर्म लग रहे हैं। वैसे उनमें भी कोई फिटनेस मसाइल थे, 100% फिट उस तरह से दिखाई नहीं दिए। अब हमने देखा हारिस राव को अच्छी खासी मार पड़ी। आपने कहा कि उनको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया टूर तो दूर की बात। आकिब जावेद ने इस हवाले से बयान दिया, उन्होंने कहा कि जनाब मैंने ये जो प्रोडक्ट तैयार किया ना, ये 50 ओवर्स के हवाले से या टेस्ट मैच के हवाले से तैयार नहीं किया था। 4-4 ओवर करवाएं इनसे, परफॉर्म ना करें तो आके मुझे पकड़ लीजिएगा। इस तरह के अगर तैयारी करनी है, अगर इस तरह की बॉलर चाहिए, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट तो गई। बात यह है कि उन्होंने तो फ्रेंचाइज के लिए पिक किया ना बंदा। बिल्कुल। तो उन्होंने इस फ्रेंचाइज ने तो T20 खेलनी थी, तो उन्होंने तो उसको इन्वेस्ट किया, उसको 2 साल ऑस्ट्रेलिया रखा, उस पर पैसा खर्चा, उसको फिट किया, उससे रिजल्ट ले लिया। तो जब हम खरीदारी करने जाते हैं, हम गर्मी में सर्दी के कपड़े लेते हैं? नहीं लेते। तो जब हमने उसको सिलेक्ट करना है टेस्ट के लिए, तो हमने उसे कैसे तैयार करना है? हमने उसे फर्स्ट क्लास खिला के तैयार करना है। अगर नहीं खिलाएंगे तो फिर यही होगा कि 4 की हद है, वो 7, 8 नहीं तो 10वें ओवर में इंजर्ड हो जाएगा जाके, नहीं तो अगले दिन हो जाएगा। होगा तो सही। ऐसे ही। तो आप अगर किसी को पिक करें एक पर्पस के लिए, तो उसको फिट फॉर द पर्पस भी तो करना है कि नहीं? तो आकिब भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने उसे पिक किया था फ्रेंचाइज के लिए, उन्होंने फ्रेंचाइज के लिए तैयार कराया, उन्होंने रिजल्ट ले लिया, वो 2 सीजन जीते हैं। हमने उसको तैयार किया, हमने तो वनडे खिलाई नहीं इतने। अभी आपके चैंपियंस ट्रॉफी आपको 2 साल से पता है कि पाकिस्तान में होनी है, या साल से पता है। आपका अगले 13 महीने में वनडे कोई नहीं है। तैयारी क्या है हमारी? ठीक है। और अभी आपके लिस्ट ए का टूर्नामेंट खत्म हो जाना है। जब खत्म हो जाना है, लड़कों ने फिर लीगें खेलनी शुरू कर देनी है। अगले सारे वर्ल्ड कप तक सारे T20 हैं, तो बताएं वनडे की तैयारी कैसे होगी? आपको ये मालूम है कि जसप्रीत बुमराह जब अभी अनफिट थे, तो एनसीए में डेली वो 16 ओवर करवा रहे थे उनसे, डेली 16 ओवर करा रहे थे। और जब वो आयरलैंड में जाके पहला T20 खेले, जिसमें उन्हें कप्तान भी बनाया गया था, अंदर इंडक्ट कर रहे थे, तो उसने जब उधर जाके मैच जीता, तो उसका इंटरव्यू हुआ, तो उसने कहा मैं तैयारी बड़े मैचों की कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वैसे आया हूँ, मैं इसकी तैयारी नहीं कर रहा। तो उसने उसके बाद आके वर्ल्ड कप में आपने देखा है उसकी स्पीड नीचे आई हो, विकेट भी वो ले रहा है, लाइन भी फिटनेस भी उसकी ठीक है। ये सारी सूरत। अच्छा बट साहब, इस सारी सूरत में, इस सिनेरियो में कप्तान का रोल भी बड़ा अहम है, क्योंकि सवालिया निशान तो एट दी एंड कप्तान के परफॉर्मेंस पर है कि टीम को किस तरह से लेके चले। क्या बाबर आजम को नहीं पता था जिस तरह से नसीम शाह इंजर्ड हुए हैं? हमने देखा जब शाहीन शाह इंजर्ड थे, तो बाबर ने कोई बैकअप प्लान तैयार नहीं किया या कोई रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे फलां बंदा चाहिए। कप्तान का काम तो होता है कि डोमेस्टिक पर नजर रखे कि कौन सा बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो सकता है। तो कप्तान का काम है उस पर नजर रखे, उसको मजीद इंप्रूव करवाए परफॉर्मेंस, देन फिर नेशनल टीम में लेके आए। तो बाबर आजम इस तमाम सूरत हाल में खामोश तमाशाई बने दिखाई दी, और अब जब उन पर तनकीद हो रही है कि कप्तानी की सलाहियत उन पर नहीं है, तो फिर बुरा मान जाता है। देखिए, किसको तनकीद अच्छी लगती है? बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है उसको फिट करने के लिए कि जो बात हो रही है कि आप वाकई मेरे से गलती हुई है या मैं ठीक था, और अगर मैं ठीक था तो मैं अपनी रीजनिंग कर सकता हूँ, और अगर मैं ठीक नहीं था तो देन आई हैव टू एक्सेप्ट
और सामने वाले बंदे की रीजनिंग सही होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तो ठीक नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही ठीक होगा ना। तो अगर आप 4 साल से कप्तान है और आप तीनों फॉर्मेट के कप्तान है, तो सबसे पहले तो आपकी डायरी में होना चाहिए कि कब कौन सा टूर्नामेंट है, इसके कौन कौन से की प्लेयर हैं, उनकी क्या तैयारी है, क्या मैं किसी का वर्कलोड ज्यादा तो नहीं कर रहा, क्या मैं वर्ल्ड कप फला प्लेयर के बगैर खेल सकता हूँ, अगर नहीं खेल सकता तो क्या मुझे उसको हर सीरीज खिलानी चाहिए। और आपने पिक एंड चूज करनी है। लेकिन हमने क्या देखा, नाजिम बाग के खिलाफ कोई रेस्ट करता है ना, आयरलैंड के खिलाफ कोई रेस्ट करता है, मैंने लगता कार जाके भी कोई रेस्ट नहीं करता। तो भैया जब रेस्ट ही कोई नहीं करता तो फिर यही होगा ना, फिर मेन इवेंट से पहले आपके प्लेयर इंजर्ड हो गए। और इनका सिर्फ कप्तान को नहीं आप पूछेंगे, जाहिर है आपकी टीम के साथ डॉक्टर्स हैं, आपकी टीम के साथ आपने बाहर से फिजियो रखा हुआ है जिसकी पाकिस्तानी को मेरा ख्याल है 30-35 लाख रुपया महीना उसकी तनख्वाह है। तो वो बताए ना उसका और क्या काम है, वो नेट में थ्रो डाउन करने आया हुआ है, वो बताया कि उसके बंदे फिट क्यों नहीं है जिसका वो देखने आया था कि ये फिट होने चाहिए। क्योंकि हमने तो यही देखा है कि हर प्लेयर हर मैच खेल रहा है, ऐसे ही हमने तो किसी को रेस्ट करते देखा ही नहीं। हमने आज तक पिछले 2-3 साल में ये सुना ही नहीं कि फला बंदा रेस्ट कर रहा है, यहाँ तो पूरा अनफिट होकर बाहर बैठता था। और जब या फिर डॉक्टर साहब ने इजाजत दी हुई है कि अभी आप फिट हैं तो आप खेल सकते हैं, आपको कोई खतरा नहीं, तो डॉक्टर साहब की तजवीज़ मानते हुए ही प्लेयर्स आज तक चलते आए। आकिब, इस तरह के ये जो मेंबर्स ऐड होते हैं, एक पूरा जो ग्रुप जाता है, इनके बारे में भी कोई सोच विचार की जा रही, इनसे भी कोई सवालात किए जा रहे हैं कि भाई आया आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपने प्लेयर्स को किस तरह से साथ लेके चले। हमने फील्डिंग कोच का तो स्टेटमेंट सुन लिया था, उन्होंने कहा कि भाई इस लेवल पर आकर मैं कोई फील्डिंग नहीं सिखा सकता, डाइव करना नहीं सिखा सकता, ये ग्रासरूट लेवल की बात है। तो ये जो स्टाफ होता है इन पर भी सवाल किए जाते हैं। जी बिल्कुल हमजा, देखें जब रिपोर्ट बनती है एक जो है जामिया किस्म की रिपोर्ट बनती है, जब किसी एक इवेंट की, देखें बायलैटरल सीरीज की रिपोर्ट जो है वो डिफरेंट होती है, एक बड़े इवेंट की आईसीसी जिस तरह वर्ल्ड कप हुआ है, एशिया कप हुआ है, उसकी इवेंट रिपोर्ट जो है वो पूरी थोड़ी बनती है और उसमें तमाम जो कोचिंग स्टाफ है जिसमें आपका साइकेट्रिस्ट आ जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट आ जाता है, टीम मैनेजर आता है। टीम मैनेजर बेसिकली रिपोर्ट तैयार करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ डायरेक्टर। अब मिकी आर्थर की कंसल्टेशन से मैनेजर जो है रेहानुल हक वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये सारी चीज़ें बीच में रखी जाएंगी कि फिजिकल परफॉर्मेंस हमारी कहाँ पे थी। अगर हम फिजिकल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा, बेशक जो है एक फ्रेंचाइज या कुछ क्रिकेट के जो क्रिकेटर्स के हल्के हैं वो ये इस चीज़ को ना माने, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि शाहीन अफरीदी आज भी इंजरी को कैरी करके खिलाया जा रहा है उसको। दूसरी तरफ आपने जिस तरह सलमान भाई ने बात की कि बुमराह एनसीए में वहाँ पर 16-16 ओवर करते थे, उसको चांस नहीं दिया जाता था, यहाँ पर शाहीन अफरीदी को इंजरी कैरी के थ्रू नेपाल के खिलाफ खिला दिया जाता है। दूसरे एंड पे देखें तो जब ऑस्ट्रेलिया का बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैच हुआ तो मिचेल स्टार्क को उन्होंने रेस्ट करवा दिया जब उनको पता था कि हम पहुंचे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें लेके चलनी होती हैं, ये आपने चीज़ें लेके आगे जानी होती हैं, ना कि ये होता है कि खिलाड़ी खुद भी कहे कि भाई मैंने खेलना ही खेलना है और आपका जो कोचिंग स्टाफ है वो भी कहे कि हमने हर मैच जीतना है। तो ये जो कल रिपोर्ट पेश की जाएगी अब उसमें देखना होगा कि जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, जो इनके मेडिकल के डॉक्टर थे, टीम डायरेक्टर थे, वो अपनी क्या बीच में इनपुट देते हैं, उनके पॉइंट्स क्या हैं कि ये क्या चीज़ें नहीं चल पड़ी। और यहाँ जो आपने बात की अभी नसीम शाह की, तो ऑब्वियसली जो कप्तान का तो इसमें पॉइंट आता ही आता है कि कप्तान को नज़र रखनी चाहिए, लेकिन क्या हमारे जो सिलेक्टर्स बैठे हुए हैं उनको नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास नसीम शाह का बैकअप नहीं है, हमारे पास शाहीन शाह का बैकअप नहीं है। तो सिलेक्टर्स का भी काम बनता है, जो आपके कोचिंग स्टाफ में बैठे हुए हैं, जो आपके डोमेस्टिक सर्किट में बैठे हुए हैं, उनका देखना काम बनता है कि आप इसको इनपुट दें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कप्तान का भी काम बनता है, लेकिन उसके साथ साथ जो सारे सिलेक्टर्स वगैरह उनका भी काम बनता है। तो अब ये जो कल रिपोर्ट आएगी, जो जामिया रिपोर्ट आएगी, उसमें देखना होगा कि जो हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और जो डॉक्टर हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है शाहीन अफरीदी के बारे में। क्योंकि हमने वर्ल्ड कप के दौरान देखा है कि कंकुशन जिसको शादाब खान को नायब कप्तान को हुआ था, तो मैं आप अभी भी पहले भी हम ये कह चुके हैं, अब फिर कहना हूँ कि उसको जबरदस्ती खिलाया गया था कि बस शादाब खान को खिलाना है, बस खिलाना है तो खिलाना है। ठीक है तो जी। उसको अगर कंकुशन था तो आप इब्रार अहमद को चांस दे देते। मैं ना मानूं कि रट लगाई हुई थी और कुछ इस तरह की सूरत-ए-हाल बनी हुई थी। खैर वो जो भी चीज़ें थी वो उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि आज पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो वो पाकिस्तान में मौजूद है और वो जो 4 सेमीफाइनलिस्ट थे उनका कल पहला मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आकिब हमें हेडक्वार्टर के बाहर से तमाम अपडेट जो आज पूरा दिन वहां पर गहमा गहमी रही और सारी सूरत रही उसे अपडेट कर दे। आकिब आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा भट्ट साहब, कल के मैच की थोड़ी सी बात कर ली जाए। 8 फेवरेट आपको ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड तो कल पता चल जाएगा, ऑन पेपर इस वक्त क्या लग रहा है कि दोनों तगड़ी टीमें हैं। इंडिया तो अनबीटन रहा है अभी तक, न्यूजीलैंड ने भी अच्छा टफ टाइम दिया है बहुत से जगहों पर, क्या समझते हैं भट्ट साहब?
अच्छा चलें, अब व्हाट्सएप की लाइन ड्रॉप हो गई है। सही साहब, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं ऑन पेपर? इंडिया ही जी हाँ हमजा, इंडिया ने जिस तरह क्रिकेट खेली है इस वर्ल्ड कप में 9-0 अनबिटन जा रहे हैं अभी तक। और होम ग्राउंड का एडवांटेज तो यकीन होता है, होम ग्राउंड का एडवांटेज भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया ने खेला है, जिस किस्म की उन्होंने शानदार क्रिकेट खेली है, मेरा ख्याल है कि ये उसी प्रोसेस का नतीजा है जिस प्रोसेस को लेकर वो चल रहे हैं पिछले 4 सालों से। और 2019 में जो आखिरी वर्ल्ड कप का मैच वो हारे थे सेमीफाइनल, वो भी आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड की टीम से उन्हें शिकस्त हुई थी। 2 दिन में वो मैच कंप्लीट हुआ था, तो उसी का रीमैच दोबारा देखने को मिलेगा शायकीन को कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम जो है ये हेडक्वार्टर भी है बीसीसीआई का, आईपीएल की जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो भी यहीं से डील होती है। और वानखेड़े के अंदर इस वर्ल्ड कप में 4 मैचेस खेले गए, जिनमें से 3 मरतबा पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कामयाबी हासिल की और दूसरी बैटिंग करने वाली टीम को कामयाबी हासिल करने के लिए वो मिरेकल इनिंग्स देखनी पड़ी, जो ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 201 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली थी, वो भी इसी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेली गई थी। तो कल मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम 1:30 बजे इस वर्ल्ड कप के 13वें एडिशन के पहले सेमीफाइनल की मेज़बानी करेगा, जो कि खेला जाएगा मेज़बान भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान। अच्छा अहमद, जो अगर 2019 की बात करें तो बड़ा गम गुस्सा है इंडियन क्रिकेट टीम में, इंडियन फैंस में। और कल हमने देखा कि कल के मैच के टिकट जो है वो ब्लैक में बिक रही हैं, जिसकी कीमत 10 से 15 हज़ार टिकट है, वो 2.5 लाख रुपए में टिकट बिक रही है। तो फैंस जो हैं तो वो तो डेफिनेटली इंडिया को सपोर्ट करने जाएंगे, लेकिन इससे कबल वैसे रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है कि न्यूजीलैंड ने आईसीसी इवेंट्स में इंडिया को डोमिनेट किया है या फिर इंडिया का पलड़ा ही भारी दिखाई? जी देखें, आईसीसी इवेंट्स की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम ने जो है वो डोमिनेट तो किया है इंडिया की टीम को, और इंडिया की आईसीसी इवेंट्स जो है वो तकरीबन छेड़ बन गई है इंडिया की टीम की। अच्छा 2013 से लेकर अब तक 10 साल में कोई भी आईसीसी का इवेंट वो जीतने में कामयाब नहीं हुए। आपको याद होगा 2013 में आखिरी मरतबा MS धोनी की कप्तानी में जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी इंडिया की टीम ने, तो उसके बाद से अब तक जितने भी आईसीसी इवेंट्स हुए हैं उनमें वो या सेमीफाइनल में या फाइनल में या सही है। स्टेज में जो है। अच्छा जी, एक शॉर्ट कमेंट व्हाट्सएप से भी ले लेते हैं, टाइम बहुत कम है। व्हाट्सएप, कल इंडिया या फिर न्यूजीलैंड? देखिए, मुझे तो लगता है 75% इंडिया का चांस है, लेकिन क्रिकेट डे पे खेली जाती है, आप न्यूजीलैंड को राइट आउट बिल्कुल नहीं कर सकते। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन अभी तक जो क्रिकेट देख रहे हैं, इंडिया कंप्लीट टीम है, न्यूजीलैंड इंजरीज का भी शिकार है, तो आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड के लिए। व्हाट्सएप ने प्रेडिक्ट कर दिया 75% इंडिया, 20% न्यूजीलैंड। आज के शो से